हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजत जैन एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं एक पुली के बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को। बच्चों, पुली को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एनालाइज कराता हूं जिसका हम यूज़ पुली में करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे दो नाम लिख रखे हैं, एक तो वर्टिकली अपवर्ड को और दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड को। तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब बेसिक बच्चों मैं बताने क्या वाला हूँ इसको हम समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले कहा बच्चों, ये मेरे पास एक ब्लॉक है और इसका मास मैंने m1 ले रखा है। बच्चों, मैंने कहा एक मेरे पास ब्लॉक है और जिसका मास मैंने m2 ले रखा है। बच्चों, मैंने कहा ये एक सरफेस पे एक वेटलेस मशीन के ऊपर रखा है। बच्चों, मैंने कहा ये एक वेट मशीन है जो इस ब्लॉक का मास एनालाइज करेगी। सिमिलरली बच्चों, मैंने यहाँ पे भी इसको एक वेट मशीन के ऊपर रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने दोनों ब्लॉकों को एक वेट मशीन के ऊपर रख दिया है। तो बच्चों, अभी मैंने कहा ये मेरे पास जो कंडीशन है वो रेस्ट की कंडीशन है। बच्चों, मैंने कहा अगर रेस्ट की कंडीशन है तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसका न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है अगर ये ब्लॉक इस सरफेस पे कोई फोर्स क्रिएट कर रहा है तो ये सरफेस भी इस ब्लॉक पे कोई फोर्स क्रिएट कर रहा होगा। तो बच्चों, मैंने कहा कि अगर ये रेस्ट कंडीशन पे है तो ये ब्लॉक ये ब्लॉक है इस सरफेस पे जो वेट लगा रहा है, यानी कि जो वेट है उसका फोर्स है वो हमें मिलेगा m1g। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं इस ब्लॉक का वेट। ठीक है बच्चों, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपर डायरेक्शन में भी सरफेस कुछ फोर्स क्रिएट कर रहा है तो उसको बोलते हैं बच्चों हम नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि नॉर्मल फोर्स, यानी कि n से जिसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर सिमिलरली इस कंडीशन को इसको मांगे डिफाइन करेंगे। अगर मैंने कहा सिमिलरली अगर ये ब्लॉक यहाँ पे सिमिलर फिर से रखा है लेकिन अब की बार इसका मास m2 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं अभी कह रहा हूँ कि ये रेस्ट पे है तो बच्चों इसका सिमिलरली हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसका वेट जो हो जाएगा वो मेरे पास m2g हो जाएगा और इसका जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा होगा वो नॉर्मल मैंने इसको n2 बोल दिया है, यहाँ पे इसको n1 बोल दिया है। ठीक है बच्चों, दोनों को n से डिनोट किया है। लेकिन बच्चों, अब मैं यहाँ से जो समझूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, मैंने कहा ये तो एक बेसिक मैंने रेस्ट बताया। अब मैंने कहा बच्चों अगर सपोज ये वर्टिकली अपवर्ड जाने लगे, अगर बच्चों ये वर्टिकली अपवर्ड जाने लगेगा, यानी कि अब मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा, अगर वर्टिकली अपवर्ड जाने लगेगा तो बच्चों ये जो n वाला कंपोनेंट है वो हमारा पॉजिटिव होने लगेगा और ये वाला जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफाइन करूँगा तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F = ma, यानी कि अब मैं कह रहा हूँ ये कहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, a इसका एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे इसका जो नेट फोर्स होगा वो F = ma के इक्वल होगा। लेकिन बच्चों नेट फोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये अगर वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो ये वाला फंक्शन पॉजिटिव और ये वाला फंक्शन नेगेटिव। तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं n - m1g और = में बच्चों m1a। तो बच्चों यहाँ से हम इसकी n की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये जो हमें वैल्यू मिलती है n यहाँ से बच्चों हमने m1 को कॉमन लिया तो यहाँ से जो n की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी m+g। अगर सिमिलरली बच्चों अगर मैंने कहा ये मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, अगर मैं अब की बार डिफाइन करता हूँ बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड को, यानी कि जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर बच्चों एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यानी कि तो ये फंक्शन पॉजिटिव, ये फंक्शन नेगेटिव लिखेंगे। बच्चों अगर पॉजिटिव फंक्शन मेरा m2g है और n फंक्शन नेगेटिव है तो यानी कि नेट फोर्स जो वर्क करेगा वो हमें मिलेगा m2a। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं नॉर्मल n की वैल्यू निकालूंगा तो ये जो हमें मिलेगी, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी तो m2 को कॉमन लिया यानी कि g - a। तो बच्चों सबसे पहले तो ये दोनों केस हमें समझने पड़ेंगे क्योंकि इन केस का यूज करके हम आगे पुली को पढ़ पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए हमें फॉर्मूला मिलता है n = m1a+g, और अगर वही सिचुएशन में वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो यानी कि m = m2g - a। बच्चों ये मास के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की है। तो सबसे पहले आप इन दोनों केस को नोट डाउन करोगे, इसी के साथ हम पुली के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने पहले केस को आपके सामने डिफाइन किया था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो वहाँ पे हमें क्या इक्वेशन है मिल जाती हैं।
तो बच्चों सिमिलरली अब हम इस पुली को डिफाइन करेंगे। तो पुली को डिफाइन करने से पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बच्चों जैसा कि ये मेरे पास एक पुली है और इस पे दो मासेस लटका रखी हैं, एक मास m2 है और दूसरा मास m1 है। और बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि m1 है वो m2 से बड़ा है और हमें एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। और जो हमारी स्ट्रिंग है यानी कि वो वेटलेस है। बच्चों स्ट्रिंग वेटलेस है यानी कि स्ट्रिंग से कोई इफेक्ट यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बच्चों सबसे पहले डिफाइन करते हैं यहाँ पे टेंशन फोर्स कैसे वर्क करता है। बच्चों टेंशन फोर्स होता है वो हमेशा स्ट्रिंग के जो मास होता है उसके अपोजिट है। अगर मैंने बच्चों कहा कि इसका जो वेट है वो हमारे पास मैंने लिखा m2g जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका जो वेट है वो m1g। अब बच्चों मैंने कहा कि टेंशन फोर्स कहाँ वर्क करेगा, तो टेंशन फोर्स हमेशा वेट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में। तो मैंने कहा ये मासलेस स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग का टेंशन t, और ये भी सिमिलरली सेम ही स्ट्रिंग है तो इसका भी टेंशन हमें t मिलने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे जो जो वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझेंगे तो थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। बच्चों मैंने अभी लास्ट टॉपिक में आपको क्लियर कराया था कि बच्चों ये जो हमारे पास जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो बच्चों कहाँ जा रहा है, ये मास ये अपर साइड यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और बच्चों ये कहाँ आ रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसका एक्सेलरेशन ये अपवर्ड है और इसका एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड है। बिकॉज बच्चों एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है इस केस में। स्ट्रिंग अगर मासलेस होती है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मिलता है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक आसान सी कंडीशन को, जिसको मैंने लिखा वर्टिकली अपवर्ड। तो बच्चों अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगा, ये वाला मास है बच्चों वो वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको डिफाइन किया था जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है यानी कि ये पॉजिटिव और ये वाला फंक्शन नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ से मैं नोट डाउन करूँगा, मैं लिखूँगा t तो पॉजिटिव और माइनस का m2g और इजिकल टू बच्चों जो नेट फोर्स मिलेगा वो हमें मिलेगा m2a। ये न्यूटन ऑफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ आता है F इजिकल टू ma। तो F का मतलब होता है नेट फोर्स इजिकल टू m मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं t की वैल्यू को आइडेंटिफाई करूँगा तो मुझे मिलेगा m2a और ये m2g। तो बच्चों यहाँ से इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट डाउन किया है। अब बच्चों हम इधर देखेंगे इस वाले स्ट्रिंग के लिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो मैं लिखूँगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बच्चों आपको थोड़ा सा एनालाइज हो रखा होगा और ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो अब की बार हमारा ये पॉजिटिव और ये टेंशन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा m1g माइनस का t और इजिकल टू बच्चों नेट फोर्स हमारा m1a। तो यहाँ से बच्चों हमने t की वैल्यू को निकाला तो वो हमें मिली इजिकल टू t, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों t की वैल्यू है तो हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से लिखा तो m2a और m2g m1g और m1a। तो यहाँ से जब बच्चों इसको अटैच करेंगे तो हमें मिलेगा m2a और इस a वाले फंक्शन को इधर लेके आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये लिखा m1g और इस m2g को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा m2g। यहाँ से बच्चों a को कॉमन लिया तो हमें मिला m1 प्लस m2, यहाँ से g को कॉमन लिया तो हमें मिला बच्चों m1 माइनस m2। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले केस में मैंने आपको एक्सेलरेशन आइडेंटिफाई किया है तो वो हमें मिलेगा m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 और इज ऑल्सो इजिकल टू में जी। तो बच्चों ये हमने जब मेरे पास एक वेटलेस स्ट्रिंग है और दो मासेस उस पर लटका रखी हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, तो इस कंडीशन में हमारा जो एक्सेलरेशन का हमें फार्मूला मिला वो m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू में g। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन आइडेंटिफाई किया है। इसी के साथ हम यहाँ पे इसका टेंशन फोर्स भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब आप क्या करोगे, इस एक की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकेंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो बच्चों जैसा कि हम इसको सॉल्व करेंगे आगे कंटिन्यू, तो मैंने लिखा m1g बच्चों मैंने एच लिखा माइनस m1 लिखा, a की वैल्यू मैंने पुट की बच्चों m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 और इजिकल टू में g और इजिकल टू में t। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि m1g और m1g दोनों तरफ से मेरा कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद यहाँ पे जो फंक्शन बचा वो मेरा इस तरीके से फंक्शन बचा है और इजिकल टू में t। तो बच्चों m1g को तो मैंने एच लिखा और यहाँ पे इसका एलसीएम लिया तो m1 प्लस m2 और यहाँ पे मिला
m1 प्लस m2 माइनस का m1 और बच्चों प्लस का m2 और इजिकल टू में t। तो यहाँ से मेरा m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा और मैं m2 और m2 को ऐड करूँगा तो 2m2, तो लिखूँगा 2m1 m2 और अपॉन है बच्चों m1 प्लस m2 और इजिकल टू में यहाँ पे मल्टीप्लाई में g और इजिकल टू में t। तो टेंशन फोर्स जो हमें मिलेगा इसके लिए 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 g इज ऑल्सो इजिकल टू t। तो बच्चों सबसे पहला केस मैंने आपके सामने डिफाइन किया है, जब मेरे पास एक पुली है और उस पर दो मासेस को लटका दिया है तो इस कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम इसका केस नंबर 2 डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि फिगर नंबर 2 यानी कि केस 2 को यहाँ पे भी हमसे बोला गया है कि मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए और टेंशन टी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको इस फिगर को समझाता हूँ कि इस फिगर में हमें क्या क्या गिवन है। बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है कि मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है। ये बच्चों मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है, इस पे दो मासेस, एक मासेस m1 और दूसरा मासेस m2 यहाँ पे रखा गया है बच्चों। और यहाँ पे इसने बोला था कि ये जो इसको पुल कर, ये पूरे सेटअप को इस पी से पुल कर रहा है, यानी कि इस पूरे सेटअप को आगे की तरफ खींच रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि इसके कैसे केस हम बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं, ये मेरा ब्लॉक m1 है, इसका जो वेट होगा वो हम आपका बता चुके हैं, इसका वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड mg। लेकिन बच्चों अब ये फ्लैट सरफेस पे रखा है, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग से अटैच नहीं है, तो यहाँ पे इसकी नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगी, जिसको मैंने बोला बच्चों n। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली अगर जब इस वाले ब्लॉक को आप आगे की तरफ खींच रहे हो, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये टेंशन फोर्स और ये आगे की तरफ खींच के आ रहा है, तो ये इसका पुलिंग फोर्स। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस वाले फिगर को देखता हूँ। अगर मैंने लिखा फॉर मास m2, तो बच्चों सबसे पहले m2 को हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम m2 को समझेंगे। तो पहले मैं इस फिगर में भी थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ बच्चों। इसका भी मास नीचे की तरफ m2g हो जाएगा और इसका भी जो नॉर्मल होगा वो मैंने इसको n2 लिखा, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n1 लिखा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस फिगर को एनालाइज करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों इसको तुम आगे की तरफ खींच रहे हो, यानी कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। तो बच्चों जब से पहले इस वाले पे हम FBD को ट्राई करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसको पुलिंग फोर्स आगे की तरफ ले रहा है, तो ये पॉजिटिव, और माइनस ऑफ टी यानी कि टेंशन फोर्स, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में टी को डिफाइन कर रहा है। और इसका नेट फोर्स हो जाएगा वो हम लिखेंगे m2a। और बच्चों इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, लेकिन अब सेकंड वाले सरफेस को हम देखेंगे, यानी कि सेकंड वाले ब्लॉक को हम देखेंगे। तो मैंने लिखा फॉर ब्लॉक m1। तो बच्चों अब m1 को आप अच्छे से समझना है। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले ये इसका नॉर्मल रिएक्शन n1 और ये इसका डाउनवर्ड फोर्स है m1g। तो बच्चों ये अभी यहाँ पे एज अ रेस्ट कंडीशन में अगर हम मानते हैं तो n1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, यानी कि m1g। तो n1 की वैल्यू तो हमें m1g मिलेगी। लेकिन बच्चों यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे, मैं इसका लिखूंगा इसका टेंशन t। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रेविटी वर्क ही नहीं कर रही इसको रोकने के लिए, यानी कि जो सीधा टेंशन फोर्स होगा वो नेट फोर्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि m1a के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हमें टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। इस केस को मैं फिर से समझाऊंगा बच्चों आपको। ये मेरा एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ब्लॉक को ये आगे की तरफ खींच रहा है, यानी कि टेंशन फोर्स हमारा पॉजिटिव। लेकिन बच्चों हम जब भी लिखते हैं तो t माइनस m1g या m2g कुछ आता है, लेकिन इस वाले ब्लॉक पे कोई ग्रेविटी नहीं है, तो यानी कि g की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो m1a के इक्वल हो जाएगा। अब मैं इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट, तो p को तो बच्चों एज इट इज लिखा और t की जगह मैंने लिखा m1a और इजिकल टू में m2a। तो यहाँ से p की जो वैल्यू हमें आइडेंटिफाई होगी तो m2a और प्लस का m1a। तो यहाँ से a जो हमें मिलेगा वो p अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों जब दो ब्लॉक को एक ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया था, तो इस कंडीशन में जो उस पर एक्सेलरेशन वर्क करेगा वो ये मिलेगा। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं टेंशन फोर्स को आइडेंटिफाई करूँगा तो यहाँ पे m1 को तो एज इट इज रखा और a की वैल्यू जो मैंने पुट की तो हमें मिला m1 अपॉन और यहाँ पे p। ठीक है बच्चों, तो एक नॉर्मल सा केस था, एक बहुत ही सिंपल सा केस है। जब मैंने दो ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है तो इस कंडीशन में हमारे पास टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन क्या मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम इसके केस नंबर 3 को डिफाइन करेंगे।
तो बच्चों केस नंबर थर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे और आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों कहीं ना कहीं केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड को रिलेट करके केस नंबर थर्ड बनाया गया है। तो यानी कि केस फर्स्ट और सेकंड अगर आपको आते हैं तो आप इस केस को आसानी से बना ले जाओगे। तो बच्चों हम इसको समझते हैं कि इस केस में हमें क्या करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको देख रखा होगा कि यहाँ पे ये एक मास लटका हुआ है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो मैंने कहा इसका जो वेट होगा वो m1g होगा। अब बच्चों इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, तो इसका भी मास मेरा m2g वेट m2g हो जाएगा। और बच्चों इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो हम n लिखेंगे लेकिन वो अपर डायरेक्शन में। लेकिन बच्चों यहाँ से सबसे पहले ये कंडीशन हमें मिलेगी जो n बच्चों इक्वल हो जाएगी वो m2g के इक्वल हो जाएगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है बच्चों, हम इसको रेस्ट पे लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, m2g के इक्वल। अब बच्चों सबसे पहले इस वाली केस को अगर आप समझते हो तो यहाँ पे ये ब्लॉक है वो हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैं इसको लिखूंगा m1g माइनस का t और इज इक्वल टू में m1a। तो t की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे तो मैं लिखूंगा m1g और माइनस का m1a और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ बच्चों हम केस नंबर सेकंड को डिफाइन करेंगे। तो केस नंबर सेकंड को हमने लिखा है, ये एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है। अगर बच्चों ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है तो इसका जो नेट फोर्स मिलेगा, लास्ट केस में मैंने आपको बता रखा था, तो t इज इक्वल टू m2a मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने t की वैल्यू को यहाँ से आइडेंटिफाई किया और t की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूँगा। तो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में जैसे ही मैंने t की वैल्यू को पुट किया तो हमें मिलेगा m2a m1g और m1a। a के फंक्शन को बच्चों हम सेम साइड करेंगे तो हमें मिलेगा m1 प्लस m2, a को कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे मिला m1g। तो बच्चों a की जो वैल्यू मिलेगी वो m1 अपॉन m1 प्लस m2 और इज इक्वल टू में g। तो बच्चों ये तो हमें मिली a की वैल्यू। इसी के साथ हम a की वैल्यू को अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी m1 प्लस m2 और m1 m2 और इसी के साथ g। तो बच्चों ये एक सिंपल सा केस था, यानी कि पिछले दोनों केसों का यूज करके केस नंबर थर्ड को बनाया गया था। तो केस नंबर थर्ड में टेंशन की वैल्यू हमें पता चली और इसी के साथ हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को पता मैंने कर दिया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम केस नंबर 4 को डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो केस नंबर 4 ये हमारा बिल्कुल एज इट इज़ फिगर केस नंबर थर्ड जैसा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे बस उसने एक फैक्टर बढ़ा दिया है। लेकिन अब की बार उसने बोला है यहाँ पे इसको ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए इसके पीछे एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है और जिसको हम डिनोट करते हैं Fs से। तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है मैं उसको बता दूँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है यानी कि Fs इज इक्वल टू म्यू और साथ में r, और म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और n का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको इस ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे ये ब्लॉक को अभी मैंने आपके सामने डिफाइन किया था। इस ब्लॉक का जो मास यहाँ पे इसका मास m1 है और इस ब्लॉक का मास m2 है। तो बच्चों इसका जो वेट होगा वो m2g लिखेंगे और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो अपर डायरेक्शन में n होगा और बच्चों इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो m1g होगा। ठीक है बच्चों, और इसका जो टेंशन होगा वो हम t डिफाइन करेंगे और ये भी हम इसका टेंशन t डिफाइन करेंगे। अब बच्चों हम सबसे पहले आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा किसी भी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, यानी कि ये ब्लॉक जब आगे बढ़ रहा है तो उसकी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका क्या यूज है तो हम उसको समझेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन को ही डिफाइन करेंगे। मैंने कहा ये डाउनवर्ड जा रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो मैंने कहा m1g पॉजिटिव और बच्चों t हमारा नेगेटिव और आगे हम लिखेंगे m1a। तो बच्चों यहाँ से मैंने लिखा m1g माइनस का m1a इज इक्वल टू में t और इसको बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा बच्चों अभी तक हम हर क्वेश्चन में ऐसा ही कर रहे हैं डाउनवर्ड के लिए, तो वही मैंने सिमिलरिटी यहाँ पे अप्लाई किया है। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे समझेंगे, मैंने जैसा कि आपको बता रखा है जो n फंक्शन होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, m2g के इक्वल अकॉर्डिंग टू न्यूटन ऑफ थर्ड लॉ। तो यहाँ पे अब बच्चों हम इसका यूज करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पे अभी तक तो मेरे पास थर्ड वाले केस में यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं था, तो मैंने लिखा था t इज इक्वल टू m2a। लेकिन अब इसको
अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का यूज किया गया है, तो यानी कि टी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और इसका अपोज कौन कर रहा है, एफ एस, तो ये माइनस एफ एस हो जाएगा, इज ऑल्सो इज इक्वल टू बच्चों इसका नेट फोर्स तो हमें वही मिलेगा M2A। अब बच्चों टी को तो मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन एफ एस की वैल्यू जो हमें पता है वो हमें पता है म्यू, और म्यू के साथ n और इज इक्वल टू बच्चों M2A। तो अब मैं बच्चों क्या करूँगा, यहाँ से t की वैल्यू हमें पता है, t की वैल्यू को मैं पुट करूँगा जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, M1G और माइनस का M1A, माइनस का बच्चों म्यू लिखा और n की जगह हम पुट कर सकते हैं M2G और यहाँ पे मिला M2A। तो जैसा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सारी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, अब मुझे A की और G की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं A के और G के फंक्शन को एक साथ अटैच करूँगा, मतलब A के A के साथ और G का G के साथ। लिखा बच्चों दिस और यहाँ पे लिखा M2A और M1A। तो बच्चों यहाँ से कॉमन मिला G, तो हमें मिला M1 माइनस म्यू M2 और A कॉमन तो हमें मिला M1 प्लस M2। तो A की जो बच्चों हमें वैल्यू मिलेगी वहाँ मैं लिखूँगा M1 माइनस म्यू M2 और अपॉन में M1 प्लस M2 और इसी के साथ बच्चों हमें क्या मिलेगा, G बाहर लिख के। तो बच्चों ये मैंने डिफाइन किया, जब इस ब्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है तो इस कंडीशन में हमारा एसेलरेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो एसेलरेशन हमारा ये फंक्शन आपके सामने मिला है। अब एसेलरेशन हमने निकाला है तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसका टेंशन फोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूँगा और यहीं से आपका टेंशन फोर्स आपको आइडेंटिफाई होगा। मैंने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में M1 को तो M1 ही लिखा, G लिखा, माइनस M1 लिखा, लेकिन अब की बार बच्चों मैंने M1 की जगह यहाँ पे A की वैल्यू पुट की है M1 माइनस म्यू M2 और अपॉन में M1 प्लस M2, इसी के साथ G को पुट किया है। तो बच्चों यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा होगा कि सर यहाँ से हमारा M1G कॉमन आ जाएगा। देख सकते हो आप M1 और M1G हमारे दोनों फंक्शनों में है, तो मैंने M1G कॉमन लिया और साथ ही मैंने इसका LCM भी लिया, तो ये मिला M1 प्लस M2, यहाँ पे आ जाएगा M1 प्लस M2 और माइनस का M1 और प्लस का म्यू M2। बच्चों M1 से M1 हमारा कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे M2 और म्यू M2 है, दोनों एक साथ है, तो यहाँ से मैं M2 को कॉमन लूँगा, तो फंक्शन हमें मिलेगा M1 प्लस M2 और 1 प्लस म्यू और G के साथ M1 प्लस M2 और ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें टेंशन फोर्स की वैल्यू को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन किया केस नंबर 4 में, यहाँ पे आपको केस नंबर 3 की रिक्वायरमेंट है, केस नंबर 1 और 2 की भी रिक्वायरमेंट है। तो सारे केस एक दूसरे से अटैच होते जाएंगे और आपको पुली का थोड़ा सा स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो बच्चों आपको डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल केस को यूज़ करोगे और आप आसानी से इनके सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम केस नंबर 5 को डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पुली का केस नंबर 5 यानी कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट केस यहाँ पे है। इस केस से हमें बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप नॉर्मली इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे M1 दिया था तो M1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो वेट होगा वो M1G होगा और इसका जो टेंशन होगा वो T होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास सेमी स्ट्रिंग है तो इसका भी टेंशन हमारा T हो जाएगा। लेकिन अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। अभी तक ब्लॉक रखा था वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा था, लेकिन अब की बार जो ब्लॉक रखा है वो मेरे पास एक स्लाइडिंग सरफेस पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बच्चों जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा ब्लॉक के परपेंडिकुलर लगता है। यानी कि ब्लॉक अगर इस तरीके से रखा है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, अगर ये ब्लॉक इस तरीके से रखा है तो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो इसी के परपेंडिकुलर लगेगी, यानी कि ये तो हमें इसका मिल जाएगा नॉर्मल। लेकिन बच्चों यहाँ पे अब इसके वेट की बात करते हैं, तो वेट बच्चों हमेशा ब्लॉक को आप कैसा भी रख दो लेकिन ब्लॉक वेट जो होता है वो हमेशा सीधा मिलेगा। इस तरीके से मैं डिफाइन करूँगा तो ये इसका वेट इस तरीके से मिलेगा हमें। तो बच्चों ये इसका वेट तो हमें ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट मिलेगा वो हमें M2G मिलेगा। लेकिन बच्चों अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे इसके हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे। बच्चों जैसा कि मैंने इसको आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, अगर बच्चों ये N है तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा मैंने इसके कंपोनेंट को। तो बच्चों अगर मेरा ये रिजल्टेंट M2G है और मैंने कहा बच्चों ये हमारा थीटा एंगल थीटा है, तो इस थीटा की कॉरेस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे इसकी बात करूँगा तो ये इसका हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूँगा M2G cos थीटा। और ये मेरे पास वर्टिकली कंपोनेंट हो जाएगा तो इसको मैं लिखूँगा M2G sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में इतना ज़रूर अच्छे से समझो कि क्या करना है
बच्चों जैसा कि एक ब्लॉक हमारे पास रखा है, लेकिन अभी तक मैंने जितने ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे थे, लेकिन इस ब्लॉक को मैंने स्लाइडिंग सरफेस पे रखा है। तो स्लाइडिंग सरफेस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन वेट जो होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, यानी कि वेट जो इसका मिलेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड मिला। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल रिएक्शन को आगे बढ़ा दिया, तो मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट निकालूंगा। कंपोनेंट निकालने के बाद हम इसका टी की और ए की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इतने फिगर को कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप इसको पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा m1g माइनस का टी और इक्वल टू बच्चों m1a। जैसा कि हम हर क्वेश्चन में ये बार बार निकाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको इस बार डायरेक्ट में लिख दे रहा यहाँ पे। तो ये बच्चों हमें टी की वैल्यू आइडेंटिफाई हुई। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे इस केस को समझेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा केस आपके सामने आ गया है। मैंने कहा कि अब इसको अपोज करने वाला एक कंपोनेंट मिला। लास्ट क्वेश्चन बच्चों फ्रिक्शन फोर्स था, लेकिन इस केस में यहाँ पे इसका कंपोनेंट डिफाइन किया गया है। और एन की जो वैल्यू है बच्चों वो हम लिख सकते हैं, वो हमें गिवन है m2g cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन बच्चों यहाँ पे जब सेकंड इक्वेशन को डिफाइन करेंगे तो t को खींच रहा है ये वाला कंपोनेंट, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। t इस कंपोनेंट को खींच रहा है, तो लिखेंगे m2g साइन थीटा और आगे लिखेंगे इसका रिजल्टेंट फोर्स यानी कि m2a। ठीक है बच्चों, तो इतना तो मैंने यहाँ से डिफाइन किया। अब मैं क्या करूँगा, t की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो बच्चों t की वैल्यू हमारे पास क्या है, m1g m1a और यहाँ पे m2g साइन थीटा और इज इक्वल टू में m2a। अब बच्चों अपन को a की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, तो a के फंक्शन एक साथ लेंगे। लिखा m1g m2g और साइन थीटा और यहाँ पे लिखा m2a और प्लस का m1a। बच्चों यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से a को कॉमन निकाला तो हमें फंक्शन मिला m1 माइनस m2 साइन थीटा और इसके अपॉन में m1 प्लस m2 और इस पूरे के साथ बच्चों हमने लिख दिया जी। तो बच्चों सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इस केस का मैंने आपको एक्सेलरेशन आइडेंटिफाई किया है। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आप टी में पुट करोगे तो यहाँ पे इसका टेंशन फोर्स भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो जैसा कि बच्चों हम टी में पुट करेंगे तो मैंने लिखा टी और ये लिखा m1g, यहाँ पे m1 को एच लिखा और एक ही जो वैल्यू पुट की तो m1 माइनस m2 और ये साइन थीटा और अपॉन में लिखा m1 प्लस m2 और ये जी। ठीक है बच्चों, तो फिर से हम इसमें वही यूज करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने यूज किया था। m1g को हम कॉमन निकालेंगे, तो m1g को कॉमन निकाला बच्चों, यहाँ पे बचा 1 माइनस m1 माइनस m2 और साइन थीटा और अपॉन में m1 प्लस m2। अब बच्चों इसको करना आसान हो जाता है। यहाँ पे m1g को तो एज इट इज लिखा और बच्चों हमने इसका LCM लिया तो हमें मिला m1 प्लस m2 और यहाँ पे मिला m1 प्लस m2 माइनस का m1 और प्लस का m2 साइन थीटा। तो बच्चों m1 से m1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे जो हमें टेंशन फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी m1 अपॉन m1 प्लस m2 और आगे जो मिलेगा वो हमें 2 मिल जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे m1 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन हम m2 को कॉमन निकालेंगे तो हमें m2 और यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ जी। तो बच्चों इस वाली जो ब्लॉक पे टेंशन का फोर्स लगेगा वो हमें मिलेगा m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और 1 प्लस साइन थीटा इंटू जी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने आज आपके सामने 5 केस को डिफाइन किया है पुली के, और पांचों केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हैं। इस केस का यूज करके आप इसके क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आपको इसी के कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए ऑल द बेस्ट।